नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से राइटर को लेकर बात करूंगा। कुछ खबरें निकल कर आई हैं और अब इस पर काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा भी हो रही है। काफ़ी संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है। जो गाइडलाइन जारी की है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर असमंजस की स्थिति में है और चिंताएं भी व्यक्त हो रही हैं। इसके अलावा जीएसटी को लेकर भी दिव्यांगों को क्या कुछ राहत उसमें दी गई है, उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ अभी निकल कर नहीं आया सामने, लेकिन जितनी भी जानकारी मिली है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले अहम मुद्दा जो कि श्रुति लेखक यानी स्क्राइब का है, उस पर बात करूँगा। 1 अगस्त 2025 को केंद्रीय सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी श्रुति लेखक संबंधित, और भर्ती एजेंसी प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय है उन्हें निर्देशित भी किया है नियमों में संशोधन करने के लिए। ये पूरा मामला गुलशन कुमार बनाम IBPS का है। संबंधित याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और 40% की जो दिव्यांगता है उस पर सवाल खड़े किए थे। यानी संबंधित व्यक्ति को 40% दिव्यांगता नहीं थी, उससे कम थी, और उसने श्रुति लेखक की मांग की थी। इसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर डिसीजन दिया गया था कि सभी के लिए एक समान नियम लागू किया जाए राइटर को लेकर। यानी जो 40% की बाध्यता है उसे खत्म करने की बात यहां पर की गई है। फिर चाहे किसी को भी 35% दिव्यांगता हो, 30% हो, अगर वो लिखने में सक्षम नहीं है तो उसे राइटर दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन था उसके अनुसार। उसके बाद में केंद्रीय सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से इस पर काम शुरू किया गया था। अब वर्तमान में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 40% की जो बाध्यता है उसको रिमूव कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति जो लिखने में सक्षम नहीं है वो राइटर की मांग कर सकता है और उसे राइटर दिया जाएगा। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई उस गाइडलाइन के लिए जो मीटिंग हुई है उसमें क्या अन्य कैटेगरी के जो प्रतिनिधि थे उनको शामिल किया या नहीं, पहला सवाल तो ये। उनका क्या पक्ष रहा, उसको सुना गया या नहीं, क्योंकि नेशनल एडवाइजरी बोर्ड में भी अलग अलग संगठनों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज सेवी हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे ब्लाइंड का SK रोंगटा जी एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हैं, तो एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई या नहीं, उसमें इसको लेकर मुद्दा उठाया गया या नहीं, पहला तो यही है। जब गाइडलाइन तैयार की गई थी उसमें सुझाव लिए गए या नहीं, उन पर क्या हुआ, क्योंकि इस पर दूसरे आरोप भी लगाए गए हैं। तो पहला तो 40% की जो शर्त थी उसको ख़त्म किया गया। दूसरा ये कि इसमें अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए या नहीं, उनके क्या सुझाव आए संगठनों की तरफ से, जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से सुझाव लिए गए या नहीं। तीसरा ये कि जो भी जांच एजेंसी हैं, भर्ती एजेंसी हैं जो परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराती हैं, उन्होंने आरोप लगाया है, जिसमें SSC, UPSC, NTA और भी जो संस्थान हैं जो भर्ती कराती है उनकी तरफ से शिकायतें की गई है।
शिकायत क्या थी कि स्वयं का राइटर जो लेकर जाया जाता है परीक्षा के लिए, वो परिचित होता है और उससे तालमेल होता है, यानी कुल मिला के एग्ज़ाम के लिए सेटिंग कर ली जाती है कैंडिडेट के द्वारा, और वो स्वयं एग्ज़ाम करता है, यानी पूरा पेपर को राइटर ही कंप्लीट करता है। ये शिकायत की गई है जो खबर में प्रकाशित हुआ है। ये सभी जो भर्ती एजेंसी है इन्होंने शिकायत की है, जिनका नाम मैंने ऊपर लिया है। तो सवाल ये भी है कि जिन्होंने शिकायत की है उन्होंने कोई सबूत इसके दिए हैं, और यदि सबूत दिए हैं तो ऐसा करने वाले लोगों पर क्या कोई कार्रवाई अभी तक की गई है, उनको परीक्षाओं से वंचित किया गया है, या उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। क्योंकि अभी तक ऐसा केस ब्लाइंड में तो कम से कम नहीं आया है निकल कर। तो फिर किस आधार पर ये शिकायत की गई है, इसके सबूत दिए गए या नहीं, या फिर जो माफिया ग्रुप है, पेपर लीक ग्रुप जिसको कहते हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाता है, उनके दबाव में ऐसा किया गया है, या भ्रष्टाचार के चलते ऐसा किया गया है, या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, ब्लाइंड हैं, उनको नौकरियों में आने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो इस तरह के सवाल हैं। दूसरा, इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो राइटर दिए जाएंगे, जो राइटर पूल बनाया जाएगा 2 साल के अंदर, संबंधित जो भर्ती एजेंसी है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि 2 साल के अंदर वो स्क्राइब पूल तैयार करें, और जो श्रुति लेखक दिए जाएंगे वो प्रशिक्षित होंगे, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, और विश्वसनीय होंगे, प्रामाणिक होंगे। इसके लिए एक शिकायत हेल्पलाइन की भी बात की गई है, ताकि किसी को भी कोई समस्या हो तो शिकायत कर सके। लेकिन इसको लेकर भी एक सवाल है कि कोई व्यक्ति एग्ज़ाम देने गया और उसे राइटर दिया और उसे सही ढंग से न पढ़ना आ रहा है, न कुछ बताना आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो शिकायत करेगा या अपना एग्ज़ाम देगा? अगर उसको नुकसान होता है और उसके बाद शिकायत करता है तो उसको फ़ायदा क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। इससे पहले भी राज्यों में भी कोशिश की गई थी सेंटर की तरफ से राइटर उपलब्ध कराने की, तो उसमें यही हुआ कि कोई ई रिक्शा चलाने वाला, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई किराने वाला, उनको ला कर बिठाया गया था। कई बार ऐसी भी शिकायतें मिली हैं। तो किसी स्टूडेंट को ही ये तैयार करेंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे, क्या वो स्टूडेंट यही काम करेगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से ये सब कुछ हो पाएगा? प्रशिक्षित राइटर मिल पाएंगे? इसके अलावा जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, भर्ती एजेंसी हैं, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए और दूसरी एजेंसी, उनको 3 महीने के अंदर अपने जो नियम है राइटर संबंधित उनमें संशोधन करने के लिए कहा है। इसके अलावा टाइमिंग को लेकर भी बात की गई है, जो पुराने नियम के अनुसार जो समय दिया जाता था, अतिरिक्त समय 20 मिनट का, वो मिलेगा। लेकिन क्या वो समय पर्याप्त होगा? यहाँ पर ब्रेल बुक उपलब्ध कराने की भी बात की गई है एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, जॉर्ज, एनवीडीए और जो भी स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, डिवाइस हैं, उनकी उपलब्धता की भी बात की गई है कि वो उपलब्ध कराने होंगे। कोई ब्लाइंड सुनकर या ब्रेल से पढ़कर एग्ज़ाम देता है
ये भविष्य के लिए कहा कि आने वाले टाइम में इसे किया जाएगा, उसकी बात की जा रही है और इस पर तेज़ी से काम किया जाए, ये भी कहा गया है। अगर वो एग्ज़ाम देता है और उसमें जो समय लगता है तो क्या 20 मिनट का समय पर्याप्त होगा उसके लिए, ये भी एक बड़ा, क्योंकि जब पूरी गाइडलाइन बदलने का काम किया गया तो समय में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया, वो पुराना समय क्यों रखा गया, 20 मिनट जो अतिरिक्त समय मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। 40%, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि शिकायत के आधार पर ये गाइडलाइन चेंज की है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है 40% वाले शर्त को हटाने का, उसकी वजह से ये गाइडलाइन तैयार की गई है या दोनों की वजह से की गई है। हालांकि उसमें दोनों का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी तक ये चीज़ तो क्लियर नहीं है और दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मामला अलग है, चलिए, लेकिन जो शिकायत की गई है उस पर तो बहुत बड़ा संदेह है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी शिकायतें की गई थी, उन पर क्या कार्रवाई हुई, और कार्रवाई जब नहीं हुई तो क्या प्रूफ दिए गए, कितने लोगों के प्रूफ दिए गए, क्या 1-2 केस पकड़ में आए, उनकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। इस देश के अंदर जो 2011 की जनगणना है, टोटल दिव्यांगों की जनसंख्या 2.68% बताई गई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जो प्राइवेट आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 10 से 15 लाख करीब दिव्यांग हैं। और जॉब में कितने हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले दिव्यांगों की संख्या कुल 34 लाख है। उनका प्रतिशत बहुत कम है। जीएसटी को लेकर भी बात करना चाहूँगा। लाल किले से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म की बात की थी और अब वो हो चुका है। हाल ही में 56वीं जीएसटी की बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देश की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने की थी और राज्यों के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। सर्वसम्मति से कुछ फैसले लिए गए और काफ़ी कुछ बदलाव अब जीएसटी में किया गया है। सबसे प्रमुख तो ये कि जो 4 स्लैब इससे पहले काम करती थी, 5, 12, 18 और 28, जिसमें से 12% और 28% वाली जो स्लैब थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब 5, 18 और एक स्लैब इसमें शामिल की गई है जो कि 40% वाली है। काउंसलिंग बैठक से पहले एक मांग दिव्यांगों की तरफ से की जा रही थी कि जो दिव्यांग संबंधित उपकरण हैं या पठन पाठन संबंधी सामग्री है उस पर से जीएसटी को हटाया जाए, यानी जीएसटी फ्री किया जाए। ये प्रमुख रूप से मांग की जा रही थी और जो हर साल की जाती है, जब भी जीएसटी की बैठक होती है उससे पहले ये की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। जो निपुण मल्होत्रा जी हैं, समाज सेवी, उनकी तरफ से एक याचिका भी जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है और उन्होंने ही इस बार इस मुद्दे को व्यापक रूप से उठाया था कि दिव्यांग संबंधित जो भी उपकरण हैं उनको जीएसटी से बाहर रखा जाए। अब जीएसटी की बैठक भी हुई है जिसमें इंश्योरेंस और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, यानी 0 जीएसटी, जिस पर 18%, 12%, 5% जीएसटी लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में विशेष रूप से मेडिकल उपकरण और दवाइयाँ शामिल है, जिसकी दिव्यांगों को भी बहुत आवश्यकता होती है। अब सभी के लिए किया गया है तो निश्चित रूप से दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसके इतर जो सहायक उपकरण हैं उनको लेकर भी मांग की जा रही थी। सहायक उपकरण एक अभिन्न अंग है और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा
रमा देवी जो कि सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का एक गठन किया गया था, स्थायी समिति का, और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई थी, वैसे काफ़ी कुछ लिखा गया था, लेकिन उसमें कहा कि सहायक उपकरण दिव्यांग की आवश्यकता है, ना कि वैकल्पिक वस्तु। एक आवश्यक वस्तु बताया गया है, वैकल्पिक वस्तु नहीं है वो। दूसरा, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब चंद्रचूड़ जी न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनके बेंच ने एक डिसीजन दिया था और इसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया था। एक्सेसिबिलिटी उपलब्ध कराने की बात की गई थी, सरकार को निर्देशित किया कि 3 महीने में ये किया जाए। लेकिन सरकार के पास एक बहाना है 2017 से एक्सेसिबिलिटी को लेकर कि इस पर काम किया जा रहा है और अभी समय की ज़रूरत, और लगातार वो समय बढ़ाया जा रहा है। 2017 से अब तक ऐसा चल रहा है, 5-5 साल बढ़ा दिया जाता है, फिर कोई चर्चा नहीं। चाहे ये मूल अधिकार में शामिल है, चाहे ये जो हमारा संविधान में मूल अधिकार हैं 14, 15, 19, 21 सभी का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन इस पर विशेष कुछ हुआ नहीं है। अभी भी इस पर क्या कुछ हुआ है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है और मैं देख रहा हूँ। लेकिन इससे पहले 2017 में जितने भी शैक्षणिक सामग्री या दिव्यांग संबंधित उपकरण थे, चाहे हम ब्रेल बुक की बात करें, टाइपराइटर की बात करें, स्टिक की बात करें, या क्रिकेट बॉल, व्हील चेयर, बैसाखी, कृत्रिम अंग, सब पर 12% से 5% जीएसटी था, और कच्चे माल पर 18% जीएसटी देना होता था। अब 2024 में इसको 12% से घटाकर सभी को 5% जीएसटी के दायरे में, कुछ चीज़ों को छोड़कर 5% जीएसटी इस पर लगा दिया गया था, कम कर दिया गया था, 5% में रखा गया। कुछ पहले से 5% में थे, जैसे ब्रेल पेपर, टेलर फ्रेम वगैरह, ये 5% जीएसटी के दायरे में थे। अभी जो नॉर्मल बच्चों की नोटबुक है, पेंसिल है, साइटेड बच्चों के लिखित जो भी सामग्री होती है, उसको जीएसटी से फ्री कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 5% जीएसटी को भी हटा दिया गया हो। जो लिस्ट सामने आएगी और उसको जब मैं पढ़ूंगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले 5% जीएसटी इन सब पर था। अभी मुझे हालांकि डाउट है कि सभी पर जीएसटी ख़त्म कर दिया गया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। खासकर जो उपकरण हैं उनको लेकर, उस पर शायद जीएसटी 5% ही रहेगा। हाँ, 18% जो ख़त्म कर दिया गया है उसे 5% जो है किया गया होगा, जो 18% था उसको भी 5% कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, जो भी दिव्यांगों के लिए मॉडिफाइड गाड़ी थी जिस पर 28% जीएसटी लगता था और 18% दिव्यांगों को उस पर जीएसटी रियायत के बाद वो देते थे, तो अब उसे जीरो कर दिया गया। कोई भी दिव्यांग मॉडिफाइड गाड़ी परचेज करेगा, उसे जीरो जीएसटी उस पर देना होगा, उसको जीरो कर दिया गया है। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी चला था और 2-3 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में लगी हुई थी, और सर्वोच्च न्यायालय अदालत की तरफ से निर्देशित भी किया गया था कि जीएसटी बैठक में इस पर विचार किया जाए। ये 53 जो बैठक हुई थी उससे पहले ये बात कही गई थी। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुद्दा उठाया नहीं। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ज़रूर इस मुद्दे को उस बैठक के दौरान उठाया। उसके बाद ज़्यादातर जो जीएसटी की बैठक होती है, दिव्यांग संबंधित मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। यह मैं पहले भी कहता रहा हूँ।
वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी शामिल होते हैं या देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो अध्यक्षता करती हैं, कभी इस पर सीरियसली गौर किया नहीं है। अब ये देखना होगा कि जो हमारे ब्रेल संबंधित या एक्सेसिबिलिटी संबंधित उपकरण, लिखित जो सामग्री हैं पाठन पठन संबंधित, उस पर जो 5% GST लागू था उसे जीरो किया गया या नहीं, क्योंकि बढ़ाया तो नहीं गया, ये तो क्लियर है, लेकिन 5% होगा, कुछ पर हो सकता है कम किया गया हो। तो जल्दी ही इस पर भी मैं बात करूँगा, जैसे ही इसकी जो लिस्ट है उसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इसमें ऑयल से लेकर, हेयर ऑयल से लेकर जो खाद्य सामग्री हैं, बिस्किट या पनीर, दूध, सभी पर GST को कम कर दिया गया है। 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो राहत ज़रूर इससे मिलेगी, लेकिन दिव्यांगजन पहले से ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और GST के मार जब उन पर पड़ती है तो बहुत मुश्किल होता है। और जो दूसरी संस्थाएं जो मदद करती थी, डोनेशन में ये सब कुछ उपलब्ध कराती थी, उन्होंने भी GST की वजह से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। बहुत कम सहायता जो उपकरणों का वितरण होता था वो कम कर दिया गया था, क्योंकि ज़्यादातर संस्थाएं डोनेशन पर चलती हैं। और दूसरी बात, GST का जो सबसे फ़ायदा मिला वो हमारी जो संस्था हैं जो ये सब सामग्री उपलब्ध कराती है, उनमें अधिकतर संस्थाओं ने लूटपाट भी मचा रखी थी, जो अभी भी जारी है। अगर GST फ्री भी कर दिया गया तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ये संस्थाएं कुछ राहत जल्दी से दे देंगे, क्योंकि संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार जितना व्यापक रूप से फैला हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों के हाथ में ये संस्था हैं, चाहे ब्रेल बुक हो, चाहे और कोई सामग्री पढ़ाई से संबंधित, वह अपने GST भी उस पर थोपते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, और क्लाइंट की मजबूरी है कि ये सब कुछ उनको खरीदना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं चलता है। तो ये भी सब देखने को मिला है। और कई लोगों ने, कुछ संस्थाओं में तो ये व्यापक रूप से जब देखा गया, और जो चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत निम्न स्तर की थी, जो भी सामग्री थी, उसको देखते हुए उन्होंने दूसरी जगह से भी खरीदना शुरू किया है। तो हमारे दोस्त जो भी परचेज करते हैं उनको मालूम है कि ये सब क्या कुछ से चल रहा है, लेकिन वो मजबूरी का फ़ायदा वो भी जो है इस सब में अपना एक अवसर ढूंढते हैं। खैर, अब आगे बात करूंगा GST को लेकर और भी जो भी कुछ सामने आएगा। फिलहाल ये है कि जो मॉडिफाइड गाड़ी खरीदी जाती थी उन पर 0 GST कर दिया गया है। अब 18% भी नहीं देना होगा। बाकी उपकरण पर 5% GST है, इस पर कम किया या नहीं, जल्दी इसकी भी जानकारी दूंगा। थैंक यू।